चलो भाई 12th क्लास फिर से सुनो। जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, हमने लास्ट क्लास में सीरीज आरएलसी सर्किट पढ़ा था। सीरीज आरएलसी सर्किट का कंसेप्ट सुन लो और ये इसका जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ इसको समझ लो, फिर ये आपको फिल्टर सर्किट आसानी से समझ में आ जाएगा। हमने ये बात की थी कि मैंने एक रेजिस्टेंस, एक इंडक्टर और कैपेसिटर को जब सीरीज में लगाया और यहाँ पर सीरीज में लगाने के बाद यहाँ से मैंने इसको इनपुट में वोल्टेज दिया E=E0 sin ओमेगा टी, तो मुझे एक कंडीशंस मिली। वो कंडीशंस ये कहती थी कि यदि सर्किट का इंडक्टेंस L और कैपेसिटर C है तो एक पर्टिकुलर आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिलेगी, दैट इज √1/LC, या फ्रीक्वेंसी की बात करो तो फॉर्मूला क्या था हमारा 1/2π√LC। इस फ्रीक्वेंसी पे इसमें से जाने वाला करंट कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर है? इसका मतलब है इस सर्किट को बनाते ही सर्किट ने अपने बारे में एक चीज डिक्लेयर कर दी। क्या डिक्लेयर कर दी? कि आई हैव वन नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन मैंने बताई थी, अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पार्टिकल विच इट इज हैविंग देयर फ्री ऑसिलेशन। बाय देयर फ्री ऑसिलेशन मतलब मैंने एक पेंडुलम को छोड़ दिया, इसका फ्री ऑसिलेशन है, कोई फोर्स ऑसिलेशन नहीं है। नदी के सामने खड़े हो और वाटर आपका क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, दैट इज देयर फ्री ऑसिलेशन, नेचुरल ऑसिलेशन। ठीक, वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। आपने पानी के अंदर हाथ डाल के अपने हाथ को क्या किया, वाइब्रेट किया, और थोड़ी बार आप क्या देख रहे हो कि वो पूरा पानी, पूरा वाटर अकॉर्डिंग टू योर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ हैंड, उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। इट मीन्स इट लॉस देयर नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब बाई बर्थ नेचर से प्रोवाइड गई फ्रीक्वेंसी उसके पास अवेलेबल है, और उस पर हम ये मान के चलते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। तो मैंने बोला कि इस आरएलसी सर्किट में अगर इंडक्टेंस L कैपेसिटेंस C है, फिर से सुनना सभी बच्चा लोग, तो आपको एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी मिलेगी जिसमें इसमें फ्लो होने वाला करंट मैक्सिमम होगा। तो मैंने क्या कंडीशंस क्या पढ़ा दिया था आपको कि मैंने ये बोला कि आपके घर में इतने सारे 100 ऑफ चैनल्स आपने यहाँ से एंटर किए, सोनी टीवी, जी टीवी, इंडिया टीवी, जितने तरीके के चैनल है आपने एंटर किए, मतलब सबका कोई ना कोई क्या होगा, वोल्टेज होगा, ईएमएफ होगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा E=E0 sin ω1, 2, ω2, ω3, ω4, क्योंकि सबको गवर्नमेंट ने अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। ये हमारी बात हुई थी। जब ये एंटर हुए तो अगर आपको ये चाहिए था कि सर मुझे जी टीवी देखनी है, तो मैंने आपने बोला सर मुझे इंडिया टीवी की न्यूज़ सुननी है, तो मैं ये बोलूँगा कि इंडिया टीवी की फ्रीक्वेंसी ये जो है ओमेगा, ये इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करनी चाहिए। मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने मान ली ω0 जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, मान लो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी थोड़ी देर के लिए 1000, तो अगर इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी 1000 है और यहाँ जितने चैनल एंटर हुए हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, जिस चैनल की फ्रीक्वेंसी 1000 होगा उसका आउटपुट वो आपको देगा। ये हमारी बात हुई थी। या हमें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो इतनी सी बात थी कि आप यहाँ से वो फ्रीक्वेंसी का इनपुट ईएमएफ एंड इनपुट ईएमएफ दो जिसकी फ्रीक्वेंसी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी, तो इसमें करंट कैसा जाएगा, मैक्सिमम जाएगा। ये हमारी बात हुई थी। क्लियर? तो इसके बाद जब हमने इसका ग्राफ बनाया था, तो मैंने ग्राफ ये बनाया था कि इसमें अगर मैंने बहुत सारी फ्रीक्वेंसी एंटर की है, सुनना ध्यान से, मैंने बहुत सारी फ्रीक्वेंसी एंटर की है, तो जिस ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी उसके लिए करंट मैक्सिमम होगा, बाकियों के लिए करंट कैसा होगा, कम होगा। तो मैंने ये ग्राफ हमने लास्ट क्लास में स्टडी कर लिया था। अब देख लो बेटा ये ग्राफ हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। कंसेप्ट समझना जो मुझे बताना है आपको कि भाई अगर मान लो ये फ्रीक्वेंसी है दैट इज ω3, ω2, ω1, ω4, ω5, तो इसमें करंट मैक्सिमम आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी इस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैक्सिमम हो गई। फिर आप फ्रीक्वेंसी से आगे बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा और करंट कम होता जाएगा। तो हमें ग्राफ ऐसा मिला था, यही बात हुई थी। इतना काम होने के बाद मुझे कंफर्म हो गया कि जब भी सर्किट में करंट की बात करेंगे तो मुझे ये पता है कि ये ω3 वाले इनपुट वोल्टेज पर ही करंट मैक्सिमम मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गया है। उसके बाद अब इस मैक्सिमम करंट को कितना रखना है ये हमारे हाथ में है। तो उसके लिए हमने क्या किया था सर्किट में, जो मैंने बात की थी कि हमने एक रेजिस्टेंस लगाया और रेजिस्टेंस से हम क्या कर रहे हैं, करंट को कम और ज़्यादा कर रहे हैं। तो आपने बोला सर ये मैंने एक म्यूजिक सिस्टम लिया,
मैं एक पर्टिकुलर सॉन्ग सुन रहा हूँ, अब इसमें मुझे मैक्सिमम करंट मिल रहा है, अब इस करंट में मुझे इसका वॉल्यूम कितना रखना है, आवाज़ तेज और कम रखनी है, वो मैं रेजिस्टेंस से कंट्रोल कर रहा हूँ। तो भैया अगर ये डायग्राम ऐसा बनाता हूँ मैं, तो आप बोलोगे सर दैट इज इंडिकेटिंग कि देखो करंट आपको, ये मैं यहाँ पे करंट ले रहा हूँ, करंट और ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ पे करंट कम मिल रहा है। तो आप बोलोगे सर इस समय जब इस करंट पर, इस साउंड पर आप आउटपुट को देख रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर म्यूजिक सिस्टम है तो इसमें करंट ज़्यादा जा रहा है, रेजिस्टेंस कम कर दिया आपने अपने वॉल्यूम से, और यहाँ अगर आपको आवाज़ कम सुनाई दे रही है, स्लो है, तो इसका मतलब है आपने रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया। यहाँ तक हमारी बात हुई। अब मैंने आपके सामने, मैं जिस सिचुएशन को समझाना चाह रहा था जो थोड़ा इंटरप्शन के कारण रह गई, मैंने क्या किया कि जब मैं एक लाइव कंसर्ट शो देख रहा हूँ, मान लो मेरे सामने एक आर्केस्ट्रा परफॉर्म कर रही है जिनके पास 6-7 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और उनके क्या बोलते हैं, साथ में उनके जो कलाकार हैं, जो उनके क्या बोलते हैं सिंगर हैं, वो हैं। अब मुझे क्या करना है, मैं ये नहीं कर सकता कि सर इतनी सारी फ्रीक्वेंसी एंटर होंगी, तबले की भी, ढोलक की, गिटार की, सितार की, फ्लूट की, ठीक है, घुंघरू भी है, और उसमें आपके 2 लोग मेल फीमेल सिंगर भी हैं, इतनी सारी फ्रीक्वेंसी है। तो बोले सर हमने एक आरएलसी सर्किट लगा दिया जिसमें फीमेल सिंगर की फ्रीक्वेंसी जो थी वो आरएलसी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, तो बाकी सबकी आवाज़ तो ना के बराबर सुनाई दे रही है और उसकी आवाज़ अलग से आ रही है। आप क्या चाहोगे कि एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं मिक्सिंग के साथ सबकी आवाज़ सुनाई दे? या पता लगा ऐसा हुआ कि जब आपने आरएलसी सर्किट बनाया तो वो उसकी आवाज़ क्या बोलते हैं ड्रम के साथ मैच कर गई, तो मेल या फीमेल वॉइस और बाकी इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ तो ना की आवाज़ आ रही है, सिर्फ धम धम की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। तो आप बोलोगे सर ये तो बेकार है। तो मैं बोलूँगा आप कैसे डिसाइड करोगे? तो आप बोलोगे सर एक तरीका है कि भाई सबको क्या मिलनी चाहिए, सबकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करनी चाहिए, पहली चीज़। तो उससे हम इंश्योर हो जाएंगे कि भाई सभी में करंट मैक्सिमम जा रहा है। तो मैंने उसका क्या तरीका बनाया कि अगर तबले की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, तो मैंने एक ऐसा आरएलसी सर्किट लगाया उसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी हो, 50 हर्ट्ज हो। तो इसका मतलब है उस आरएलसी सर्किट में हम तबले का इनपुट देंगे तो वो मैक्सिमम करंट देगा कि नहीं? अरे बच्चा पार्टी बोले एक बार यस सर, फिर पढ़ाने में मजा आए, मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर मैंने क्या किया, अगला मान लो सितार था या गिटार था, गिटार से मैंने गिटार की फ्रीक्वेंसी मान लो फॉर एग्जांपल मैंने मान ली 2000 थी और 2000 फ्रीक्वेंसी थी इसकी, और यहाँ से मैंने आरएलसी सर्किट भी कितना बनाया 2000 का। तो वहाँ से जब गिटार का इनपुट हम उसमें देंगे तो वो मैक्सिमम करंट देगा। क्यों? क्योंकि गिटार की फ्रीक्वेंसी इस आरएलसी फ्रीक्वेंसी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई। तो इसका मतलब आपको सबके करंट कैसे मिलेंगे, मैक्सिमम मिलेंगे। ये सुनिए आएगा कि सर एक वॉइस तो तेज आएगी बाकी की तो सुनाई नहीं देगी, और वो वॉइस तो बिल्कुल भी नहीं सुनाई देगी जिनकी पावर मैक्सिमम पावर की 50% या इससे कम है। ये हम पढ़ चुके हैं कि नहीं? जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसके आसपास की जो फ्रीक्वेंसी अगर 50% से कम पावर की है तो वो साउंड ही सुनाई नहीं देता। क्लियर? तो बाकी के साउंड हमें ना के बराबर सुनाई देंगे। हमें एक तरीका मिल गया कि सर हमने थोड़ी सा हमारा एक्सपेंसिव हो गया ये सर्किट। हमने क्या किया, अगर 7 इंस्ट्रूमेंट बज रहे थे, 9 इंस्ट्रूमेंट, 10 इंस्ट्रूमेंट, जितने इंस्ट्रूमेंट्स और क्या बोलते हैं सिंगर थे, उन सबके हमने फ्रीक्वेंसी के सबके एक एक आरएलसी सर्किट बना दिए। तो मुझे ये पता है कि जब वो तबला बजाएगा तो उसका साउंड लार्ज सुनाई देगा। क्लियर? मैक्सिमम करंट जाएगा, ढोलक के लिए भी मैक्सिमम जाएगा, सभी साउंड्स के लिए मैक्सिमम जाएगा। अब मैंने क्या किया, जब ये सारे मैक्सिमम साउंड थे मैंने उसको उठा के एक स्पीकर में डाल दिया तो सबका आउटपुट आएगा। तो आपको वॉइस क्या बोलते हैं मेल सिंगर की आवाज़ भी तेज सुनाई देगी। क्लियर? और ऐसा नहीं होगा सर मेल सिंगर की फ्रीक्वेंसी तो मैच कर गई सर, लेकिन ढोलक की तो उससे बहुत दूर है। मेल सिंगर की फ्रीक्वेंसी 500, ढोलक की 50 हर्ट्ज। तो अगर मैं एक ही आरएलसी सर्किट बनाता तो मेल सिंगर की आवाज़ तो बहुत तेज आती, ढोलक की हो सकता है आती नहीं अगर उसकी हो, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी अगर उसका पावर 50% से भी कम है, किसके, ह्यूमन वॉइस की जो पावर है, तो आपको ढोलक की आवाज़ ही सुनाई नहीं देगी म्यूजिक सिस्टम में। यही हमारी बात हुई थी। तो आप बोलोगे सर कुछ इंस्ट्रूमेंट की तो आवाज़ ही सुनाई नहीं देती। तो मैंने सबके सेपरेट आरएलसी सर्किट बनाया और उसको स्पीकर पर डाल दिया। इसका मतलब है सभी का आपको फुल वॉल्यूम में साउंड सुनाई देगा। करंट मैक्सिमम फॉर ह्यूमन वॉइस, करंट मैक्सिमम फॉर सितार, गिटार, तबला, सबके लिए है। अब आप बोलोगे सर लेकिन यहाँ गड़बड़ है। क्यों? हर इंस्ट्रूमेंट का अपना एक नेचर है। हर इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ एक लिमिट तक अच्छी लगती है, उसके बाद वो इरिटेट करती है। तो हमें ये कंट्रोल करना पड़ेगा कि किस इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ कैसी लगे। बच्चे बोलते सर समझ में नहीं आया। मैं बोलता इसको ऐसे समझो बेटा, जब मेल फीमेल सिंगर परफॉर्म करेंगे तो सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। किसी की आवाज़ का टेक्सचर मोटा होगा, किसी की आवाज़ का टेक्सचर जो है वो कैसा होगा, पतला होगा। जैसे गर्ल्स की आवाज़ महीन है, तो अगर एक फीमेल सिंगर गा रही है और वो सितार साथ में हम गिटार को वाइब्रेट कर रहे हैं, उसका भी साउंड कैसा है, महीन साउंड होता है, ठीक, फाइन साउंड होता है, हाई फ्रीक्वेंसी, और फीमेल वॉइस भी हाई फ्रीक्वेंसी है। तो पता लगा अगर गिटार का साउंड ज़्यादा तेज आ रहा है तो वो फीमेल वॉइस आपको क्लियरली सुनाई नहीं दे रही।
क्लियर। या कोई मेल सिंगर है, मोटी आवाज़, का पता लगा तबले के साउंड में उसकी आवाज़ दब रही है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? तो हमने उसका सॉल्यूशन एक निकाला कि सर हम एक सर्किट बनाएंगे, ध्यान से देखना, जिसकी मैं बात कर रहा था, और इसमें ये ω3, ω4, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ω5, ω2, ω1, चलो भाई, ये हमारा सिंगर है और बाकी के हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक। ये सभी इंस्ट्रूमेंट की अलग अलग फ्रीक्वेंसी थी, हमने उसी फ्रीक्वेंसी के यहाँ पर ये इसका RLC सर्किट, इसका RLC सर्किट, सबके मैंने सेपरेट RLC सर्किट बना दिए, ठीक। ये सबके मैंने आउटपुट लिए और इन आउटपुट को कंबाइन करके एक सिंगल स्पीकर में डाल दिया, जिससे मुझे आवाज़ सुनाई दे, सबके साउंड तेज आएंगे। ध्यान से देखना। अब मैंने क्या किया, एक व्यक्ति को बिठाला, मैंने बोला कान में लगाओ, आप इन 5 साउंड को एक साथ सुनिए, और आप ये देखो कि जब ये लाइव कंसर्ट चल रहा है, सिंगर परफॉर्म कर रहे हैं गाने को और बाकी जब लोग बैठे हुए हैं, अब आप इसको सुनो कि आपको क्या फील आता है इसके लिए। उसने ईयरफोन लगाया और वो सुन रहा है, और सुनते में वो ये देख रहा है कि जब ये पर्टिकुलर एक गाना गा रहा है, और ये गाना कैसा है, ये गाने में, इस गाने में मान लो फॉर एग्जाम्पल तबले की आवाज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, भांगड़ा टाइप का कोई सॉन्ग है फॉर एग्जाम्पल। तो अब उसने क्या किया, उसने ये देखा कि ये इसमें भांगड़ा है, इसमें क्या बोलते हैं, ड्रम का बहुत ज़्यादा साउंड की ज़रूरत है, लेकिन ड्रम का साउंड उतना सुनाई नहीं दे रहा है। तो उसने क्या किया, ध्यान से सुनना, ये सारे इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ जा रही थी, मैक्सिमम करंट देंगे ये, लेकिन उस मैक्सिमम करंट को भी कम और ज़्यादा हम कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग रेजिस्टेंस, वॉल्यूम कम और ज़्यादा रखना है। तो उसने क्या किया, उसने धीमे से यहाँ पर, इसमें मैंने एक नॉब लगा दी, वो क्या कर रही है, उसके रेजिस्टेंस को कम और ज़्यादा कर रही है। उसने धीमे से जो यहाँ से ड्रम पर परफॉर्म कर रहा था, उसके रेजोनेंस की जो फ्रीक्वेंसी थी, उस पर जो मैक्सिमम करंट मिल रहा था, उसका उसने रेजिस्टेंस धीमे धीमे कम करना शुरू किया, तो ड्रम की आवाज़ आना शुरू हो गई। जब ड्रम की आवाज़ आना शुरू हुई, और उसने देखते देखते ड्रम की आवाज़ इतनी तेज कर दी कि वहाँ से ऐसा ना हो कि ड्रम की आवाज़ ही सुनाई दे, जो सिंगर है उसके वही समझ में ना आए, तो उसके साथ उसने मैच किया। क्लियर, क्योंकि कैसा सॉन्ग था, भांगड़ा टाइप का सॉन्ग था। अब मान लो कोई अगला सिंगर परफॉर्म करने आया, उसके आवाज़ उतनी भारी नहीं थी, ठीक, तो उसकी आवाज़ अगर पतली थी और उसने बोला कि वो भी वही गाना परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उस गाने में इतने ड्रम पे तो उसकी आवाज़ ही समझ में नहीं आ रही, तो उसने फिर क्या किया, ड्रम की आवाज़ को थोड़ा सा कम कर दिया। क्लियर है। और जहाँ उसको लगा क्लासिकल है, सितार या वायलिन वगैरह की आवाज़ और तेज सुनाई देनी चाहिए और इसकी तबले की आवाज़ कम होनी चाहिए, ठीक, इसका साउंड हमें प्लेसेंट चाहिए, ज़्यादा लाउड नहीं चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, सितार का रेजिस्टेंस कम किया और इसका थोड़ा सा रेजिस्टेंस किसका किया, इस तबले का या ड्रम का थोड़ा सा रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, तो उसकी आवाज़ कम हो गई और वो हो गया। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब है एक आदमी परमानेंट चाहिए इस काम के लिए, तो मैं बोलूँगा ऐसा ही होता है। अब आप देखना, आपको ऐसा लाइव कंसर्ट में कहीं रिकॉर्डिंग का मौका देखने को नहीं मिला हो, लेकिन हमें एक कॉमन चीज़ देखने को मिल जाती है अपनी कॉलोनी में, ऑर्केस्ट्रा, कहीं शादी पार्टी में ऑर्केस्ट्रा, या मैया के रथ जगह में जो लोग परफॉर्म करते हैं, वहाँ आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। तो आपने देखा होगा एक व्यक्ति एक ऐसा रेक्टेंगुलर शेप का एक सिस्टम लेके बैठता है, जहाँ स्टेज है उसके सामने अपोजिट में 100-200 मीटर, जैसे ये स्टेज है, सामने मुंह करके यूं बैठा रहेगा और उसके हाथ में ये एक पूरा इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको हम इक्विलाइजर बोलते हैं। और आपने देखा होगा वो यूं उसको मूव करता है नॉब को, देखा है कि नहीं देखा बच्चा पार्टी, ओ बच्चा पार्टी, यस और नो, आवाज नहीं आई। सो इट इज डूइंग व्हाट, इट हैज ऑल सेपरेट नंबर ऑफ RLC सर्किट विच आर मेकिंग रेजोनेंस विथ ईच इंस्ट्रूमेंट्स, and he is continuously changing their volume, he is continuously changing their resistance and deciding which particular instruments by which audio should come out by their speaker, कितना आना चाहिए according to क्या बोलते हैं मैचिंग विथ क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ, अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी ऑफ परफॉर्मर सिंगर, उसके अकॉर्डिंग इसको डिजाइन करते हैं। इट इज कॉल्ड इक्विलाइजर, समझना। तो अल्टीमेटली ये है तो सिलेक्टर ही, लेकिन हमने क्या किया, हर इंस्ट्रूमेंट का अपने एक सिलेक्टर बना के क्या किया, हमने यहाँ से इसकी परफॉर्मेंस को देख लिया। अब उसने क्या किया, ध्यान से देखना, मुझे ये पता है कि इसमें जो नॉब लगी हैं, ऐसे ही इसमें सब में नॉब लगी हुई हैं, इन नॉब को अगर वो यूं ऊपर की तरफ उठाता है तो मान लो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, नीचे करता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो उसने इन सबको मैंने यूं एक साथ कनेक्ट करके यहाँ पर एक मैंने क्या किया, एक मैंने यहाँ पर एक स्विच, एक मैंने यहाँ पर क्या बोलते हैं कंट्रोलर लगा दिया। तो इस कंट्रोलर को जब मैंने यूं घुमाया तो ये सबकी नॉब को उसने ऊपर किया तो आवाज़ तेज हो गई। मैंने कंट्रोलर को यूं घुमाया तो इसने सारे जितने ये हमने पांचों RLC सर्किट लगाए थे उसकी नॉब को कंबाइंडली कम किया। तो इसका मतलब है आपके
म्यूजिक सिस्टम में एक मास्टर वॉल्यूम होता है, जिससे आप आवाज़ को कम और ज़्यादा करते हो कि नहीं। अरे देखा है कि नहीं, आप आवाज़ को कम करोगे, लाइट चली गई, 1 सेकंड। तो मैं ये कह रहा था कि एक हमारे पास मास्टर वॉल्यूम होगा, और उस मास्टर वॉल्यूम से हमने क्या किया, उस वॉल्यूम से जब कम और ज़्यादा इसको मैंने हाई और लो किया तो इट इज़ इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल इंस्ट्रूमेंट्स एट अ टाइम एंड डिक्रीजिंग। तो आप जब मास्टर वॉल्यूम को कम और ज़्यादा करते हो तो ह्यूमन वॉइस, गिटार, सितार, बांसुरी है, डफले, ढोलक, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, ड्रम, सबकी आवाज़ एक साथ कम और ज़्यादा होती है। अब आपने बोला सर इस गाने में हमको एक ऐसा एल्बम नंबर सॉन्ग सुनना है जिसमें हमें सर बीट अच्छे चाहिए, धम धम की आवाज़ ज़्यादा चाहिए, एयर वाइब्रेशन हो, ढोलक जैसे आवाज़ ज़्यादा होनी चाहिए। तो आपने क्या किया, मैंने एक वॉल्यूम लगाया इसके साथ, ये देखो, ये मान लो ड्रम है और ये ढोलक है, इसके साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। अब आप इसको कम और ज़्यादा करोगे तो देखो, जब आपने इस वॉल्यूम को सेट कर दिया, ठीक, तो सबका आउटपुट एक जैसा आ रहा था। अब आपने इसको कम और ज़्यादा उसमें भी कर सकते हो, तो अगर आपने इसको थोड़ा सा बढ़ाया तो आपको क्या होगा, ये जो साउंड था उस साउंड में सिर्फ ढोलक का जो वाइब्रेशन है उसकी आवाज़ कैसी हो जाएगी, तेज हो जाएगी। क्लियर। आप बोला नहीं सर मुझे फाइन साउंड इसमें ऐड करना है, बांसुरी, सितार ऐसे हो, तो एक इंस्ट्रूमेंट मैंने और यहाँ पर दे दिया। क्लियर। तो अगर आप सबसे लोकल क्वालिटी का म्यूजिक सिस्टम देखोगे तब भी उसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। एक लिखा रहता है मेन वॉल्यूम, एक लिखा रहता है बास, एक लिखा रहता है ट्रेबल। देखा है कि नहीं देखा है, लिखा रहता है, देखा है, बास, ट्रेबल, वॉल्यूम। तो वो बेसिकली क्या है, वी आर चेंजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर म्यूजिक सिस्टम, ये इसका है। अब आप बोलोगे सर अगर हम बहुत एक्सपेंसिव क्या बोलते हैं म्यूजिक सिस्टम लेते हैं तो मैं बोलूँगा उसमें और बहुत सारे ऑप्शंस मिलते। तो बच्चे बोलते सर ये सब तो ठीक है, हमें आपकी बात समझ में आ गई, अल्टीमेटली एक प्रोग्रामिंग हो गई है, हार्डवेयर प्रोग्रामिंग बोल सकते हैं, ठीक है, हार्डवेयर प्रोग्रामिंग है एक तरीके से। तो बच्चों ने सर इसका मतलब, चलो भाई लाइट आ गई, अच्छी बात है। तो बच्चों ने सर इसका मतलब है अगर इसके साथ 100 ऑफ या इसके साथ 30 ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स अगर वाइब्रेट हुए थे और हम सभी को इंडिविजुअली चेंज कर सकते हो तो अलग अलग साउंड का इफेक्ट आएगा। मैं बोलूँगा हाँ आएगा। तो आप बच्चों ने क्या किया कि सर एक काम करते सर, हमने ड्रम, तबले और गिटार को कम कर दिया, एक कॉम्बिनेशन बना, इसको कम कर दिया, एक कॉम्बिनेशन बना, हमने इसके बाद ऐसे हमने 100 ऑफ कॉम्बिनेशंस बनाए, सबके अलग अलग नाम रख दिए। अब आप अपने कंप्यूटर पे बैठोगे तो आपको आप अपने जैसे कोई विंडो मीडिया प्लेयर है, आप जिस पर भी गाने सुन रहे हो तो उसमें वो इक्वलाइजर का ऑप्शन आता है, उसमें वो आपको सिलेक्ट करने को बोलता है। आप बोलते हो हॉल, तो हॉल कंसर्न में जैसी आवाज़ आती है वैसी आएगी। अगर आप बोलते हो क्या बोलते हैं पब्लिक प्लेस पे जैसी आवाज़ आनी चाहिए वैसी आएगी। थिएटर में जैसा साउंड आना चाहिए, तो आप उसमें वो जितने ऑप्शंस देते हैं तो वहाँ एक पर्टिकुलर साउंड जैसे जनरेट होता है, वो इक्वलाइजर उसको उसके अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन को चेंज करके वैसा आउटपुट दे देता है। तो वो हमने क्या किया, इस हार्डवेयर के संग उसमें सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग क्या कर दी, ऐड कर दी। लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चा पार्टी? क्लियर। अरे देखा है कि नहीं देखा, आपने अपने कंप्यूटर पे इक्वलाइजर आपको दे रहा है, जब आप गाने सुनते हो उसमें दिखता है, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, आप चूज करते हो। जब चूज करते हो तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस आपको देता है। इतनी सी बात है। अब सुनना क्या पढ़ाना था मुझे पढ़ाना था पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। आज मेरा टारगेट था ये कंप्लीट करूंगा और प्लस आपका कंप्लीट करूंगा मैं आरएमएस सर्किट। ये 2 काम मुझे आज कंप्लीट करने हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कि सर ये तो सीरीज आरएलसी सर्किट हो गया, ये आपने हमें इक्वलाइजर का कंसेप्ट सिखा दिया। आपने ये बता दिया कि बहुत सारी फ्रीक्वेंसी में से एक फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करना कहलाता है सीरीज आरएलसी रेजोनेंस सर्किट, सीरीज रेजोनेंस सर्किट, और उस फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इतनी बात हो गई। अब मैंने आपसे क्या कहा कि जब एक गाने को आप रिकॉर्ड कर रहे थे और उस गाने को रिकॉर्ड करते समय मान लो फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा हुआ, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी उसमें ऐड हो गई जो आपने बाद में गाना सुना, आपने देखा कि बीच में एक कोई साउंड आ रहा है अजीब सा, विच इज कॉल्ड स्क्रैच, जो हमारे मतलब का नहीं था। ठीक, अब क्या करें सर, उस साउंड को मुझे रिमूव करना है। क्यों? क्योंकि वो गाने में अजीब सा लग रहा है। या आपने ये देखा कि सर जो ढोलक जो वाइब्रेट हो रही थी उसका साउंड सर हमें नहीं चाहिए, ये साउंड तो बहुत इरिटेट कर रहा है, ये रिकॉर्डिंग में हमें ऐसा लग रहा था अच्छा, लेकिन रिकॉर्ड होने के बाद बहुत बुरा लग रहा है। सर इस पूरे म्यूजिक एल्बम में से ये ढोलकिया जो एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है सर, इंस्ट्रूमेंट का क्या करो आप, क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी हटा दो। तो आप बोलोगे सर वो तो गाना एक साथ एक ट्रैक में रिकॉर्ड हुआ एक साथ, ये तो उसमें से हम अलग से कैसे हटा सकते हैं? अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आपने देखा होगा जब रिकॉर्डिंग होती है, सिंगर परफॉर्म कर रहा है, गिटार, सितार, सभी लोग 10-10, 20-20 क्या बोलते हैं वो इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स बैठे होते हैं और वो एक साथ वाइब्रेट करते हैं, एक साथ उसको प्ले करते हैं, वो पूरा रिकॉर्ड होता है। पूरा रिकॉर्ड होने के बाद मुझे लग रहा है दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट सर, इसमें यहाँ पर जो माउथ ऑर्गन इसमें बजाया सर, इसकी जरूरत नहीं है, इट इज इरिटेटिंग, इसको हटा दो। या इसमें हमने जो बांसुरी का जो बीच में इसमें मिक्स किया था सितार के संग, वो मजा नहीं दे रहा, आप तो इसमें बांसुरी की आवाज़ हटा दो। तो मुझे एक पर्टिकुलर आवाज़ हटानी है। या मान लो रिकॉर्डिंग करते समय कोई ऐसा हुआ
कहीं कुछ चीज़ के गिरने की धड़ाम से आवाज़ आ गई रिकॉर्डिंग के समय, स्टूडियो में जाके काम चल रहा था, कुछ भी ऐसा हुआ कि यू गेट सम अनवांटेड सिग्नल अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी विच यू डू नॉट रिक्वायर, वो एंटर हो गई, अब उसे मुझे इसे रिलीज करना है। तो आप बोलोगे सर कंसेप्ट तो समझ में आ रहा है, कैसे होगा, कंसेप्ट कैसे होगा, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ये मैक्सिमम करंट दे रहा है, तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है जिस पर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ये क्या दे, मिनिमम करंट दे, मिनिमम करंट दे मतलब जीरो। मैं बोलूँगा बिल्कुल पॉसिबल है, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी हमने एंटर की, थाउजेंड ऑफ फ्रीक्वेंसी मैंने एंटर की, और मैंने जब सीरीज आरएलसी सर्किट बनाया 100 फ्रीक्वेंसी एंटर की, तो इसने बोला कि 100 में से एक फ्रीक्वेंसी पर मैं मैक्सिमम करंट दूंगा। ये मेरे सीरीज आरएलसी सर्किट की खासियत है। दैट्स वाई माई नेम इज सिलेक्टर, बिकॉज आई एम सिलेक्टिंग फ्रॉम 100 ऑफ फ्रीक्वेंसी, आई एम सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम करंट। तो मैंने बोला नाउ आई विल मेक वन रिजेक्टर, एंड द जॉब ऑफ रिजेक्टर इज व्हाट, in among 100 of frequency it will reject a particular frequency, एक फ्रीक्वेंसी को ये रोक लेगा, बाकी सबको जाने देगा। अब समझना, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये 5 इंस्ट्रूमेंट थे, इन फ्रीक्वेंसी को मुझे अलाउ करना था, बट एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग आई डू नॉट नो वन मोर ओमेगा 6 फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो रिकॉर्डेड। ये फ्रीक्वेंसी भी रिकॉर्ड हो गई एंड आई वॉन्ट टू रिमूव दैट फ्रीक्वेंसी। तो मैंने ये पांचों फ्रीक्वेंसी को एंटर किया और मैं चाहता था इस गेट से एंटर होकर उस तरफ पर ये पांचों फ्रीक्वेंसी का जो एक मिक्स साउंड है, जो हमारी म्यूजिक एल्बम है, जो रिकॉर्डिंग है, वो जौकी तो आए और ये साउंड उसमें से रिमूव हो जाए। तो आप बोलोगे सर ये तभी संभव है इस फ्रीक्वेंसी पे हमारा सर्किट क्या करे, जीरो करंट कर दे, मतलब करंट फ्लो ना करे, तो इसका साउंड सुनाई नहीं देगा। सो दैट इज कॉल्ड पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। तो लिखो इसके बारे में फटाफट, लिखिए पैरेलल रेजोनेंस सर्किट इज ऑल्सो कॉल्ड फिल्टर सर्किट। लिखिए बेटा, पैरेलल resonance circuit is also called a filter circuit, is also called a filter circuit or rejector, ठीक लिख लिया, it is called filter circuit or rejector। लिखो because among so many frequency, this circuit reject a particular frequency, because among so many frequency this circuit reject a particular frequency। तो ये बहुत सारी फ्रीक्वेंसी में से एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को बेटा क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, इसलिए इसका नाम है व्हाट, फिल्टर सर्किट और रिजेक्टर हम इसको बोलते हैं। अब इसका नाम है देखो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। तो पैरेलल इसका मतलब है वी हैव टू कनेक्ट सम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक एलिमेंट इन पैरेलल, वी विल गेट द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस मतलब टू फ्रीक्वेंसी, टू सेपरेट बॉडीज आर वाइब्रेटिंग विद सेम फ्रीक्वेंसी, it is called resonance, and we are getting that resonance in electric circuit, so that is called parallel resonance circuit। तो मैं पहले एक डायग्राम बना देता हूं जिससे बात समझ में आ जाए। मैंने क्या किया, here I am taking one inductor, अच्छे से देखिए बेटा लोग, ठीक, there is one capacitor, I have connected them in parallel with my supply voltage this, देखना है E equal to E naught sin ओमेगा टी। देखिए दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। तो देखो अब यहां से हमारा करंट चला आई, अच्छे से देखना। अब इस करंट के दो हिस्से हुए, ये इंडक्टर, ये कैपेसिटर। यहां मैंने करंट को नाम दे दिया IL और यहां मैंने करंट को नाम दे दिया IC। किसी को कोई डाउट तो नहीं, क्यों? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट कैसा हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, और वोल्टेज सभी को कैसा मिलेगा, सेम। तो किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट T पर अगर यहां पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज E है, उसका करस्पॉन्डिंग करंट I है, तो इसका एक हिस्सा IL इसमें ट्रेवल कर गया, एक हिस्सा IC इसमें से पास होगा, और इन दोनों के एंड पर जो EMF अवेलेबल होगा वो क्या होगा, E अवेलेबल होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, करंट डिवाइडेड हो जाता है। अब करंट डिवाइड होगा तो कितना होगा, तो देखिए डायग्राम में दिख रहा है, तो मैं लिखूंगा नहीं कि हियर वी आर कनेक्टिंग इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर इन पैरेलल हुज इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस आर सी, थ्रू विच स्मॉल I करंट फ्लोइंग या मेन करंट पासिंग फ्रॉम दिस alternating voltage get divided among these inductor and capacitor, their value supposed to be IL and IC। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायग्राम में आपको दिख रहा है। जब आप एग्जाम में परफॉर्म करके आते हो तो यू हैव टू राइट ऑल दिस थिंग्स। चलिए अब मुझे ये पता है, देखिए मैं अब ऐसा लिखूंगा, we know when
AC voltage equal to E naught sin omega t is applied on पैरेलल LC सर्किट। अब ये सीरीज LC सर्किट नहीं है, ये पैरेलल LC सर्किट है, पैरेलल L की सर्किट। तो वी नो व्हेन AC वोल्टेज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा t is applied on parallel LC circuit, current passing through L and C will be, तो इनमें से पास होने वाले करंट क्या क्या होंगे? तो देखो IL, अच्छे से देखना बेटा, दैट इज इक्वल टू I नॉट साइन, सब्जेक्ट समझना, माइनस पाई बाई टू। क्यों लिखा? हमने इसको फिक्स कर दिया, और जब आप प्योर इंडक्टेंस लगाते थे तो मुझे पता है करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता था। अरे बोलो बच्चा पार्टी एक बार दुखी आत्मा करता था कि नहीं? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पढ़ चुके हैं ना हम RLC तीनों सर्किट। एंड IC इक्वल टू कितना होगा? दैट इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो मुझे यह भी पता है कि करंट हमारा क्या करेगा? लीड करता है किसके लिए? प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए। तो इसमें जो करंट जाएगा वो इससे क्या करेगा? 90 डिग्री लीड करेगा, और इससे 90 डिग्री लैग करेगा। ये दोनों चीजें हमें पता है। अब मैं क्या लिखूंगा? वी नो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, वी नो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन की नाम की दुहाई दी है कि मुझे पता है कि जब पैरेलल में कॉम्बिनेशन होते हैं तो करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये करंट कितना होगा? I इक्वल टू दैट विल बी I1 प्लस I2, मतलब यहां लिख दिया मैंने IL प्लस IC। फटाफट नोट कर लीजिए बेटा यहां तक। देखिए, वी नो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन I इक्वल टू IL प्लस IC। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IL? दैट इज I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, और व्हाट इज IC? दैट इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब I नॉट बच्चों कैसा लगता है सर ये कॉस में कन्वर्ट करके कैंसिल होगा? इसलिए नहीं होगा बेटा, I नॉट इज द पीक वैल्यू व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड। और ये पीक वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? वोल्टेज अपॉन कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इसका वोल्टेज अपॉन कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा? I नॉट का E नॉट अपॉन XL। अगर ये क्या है? इंडक्टर है तो XL, और कैपेसिटर है तो उसका जो I नॉट है वो कितना होगा? दैट इज इक्वल टू E नॉट अपॉन रिएक्टेंस ऑफ दिस कैपेसिटेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा सी। याद आ गया? तो ये हमें मिल गया। देखो, और यहां साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और साइन थीटा माइनस 90 होगा माइनस कॉस थीटा, और यहां साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। तो ये मैंने यहां पर लिख दिया। तो अब देखो मैं इसको और अच्छे से लिख दूं, E नॉट कॉमन आ गया। मैं एक स्टेप खा रहा हूं, देखो I नॉट की जगह मैंने लिखा E नॉट अपॉन XL, और साथ में मैंने साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू का ट्रीटमेंट लिखा माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक, बोलता जा रहा हूं इसलिए बात समझ में आएगी। E नॉट मैंने कॉमन निकाला, तो देखो जब E नॉट कॉमन निकाला तो यहाँ चलो एक काम करता हूँ, जल्दबाजी नहीं, E नॉट अपॉन XC कॉस ओमेगा टी माइनस E नॉट अपॉन XC कॉस ओमेगा टी। एक स्टेप एक्स्ट्रा लगी, ठीक, लेकिन समझ लो जिससे दिक्कत ना आए। हो गया भाई डेरिवेशन कंप्लीट। देखिए, I इक्वल टू E नॉट अपॉन XC कॉस ओमेगा टी माइनस E नॉट अपॉन XL कॉस ओमेगा टी। देखो ये माइनस था, इसको लेफ्ट और राइट में लिख दिया। अब देखो यहां से E नॉट दोनों में कॉमन है। अरे E नॉट कॉस ओमेगा टी कॉमन है कि नहीं? तो मैंने लिखा E नॉट कॉस ओमेगा टी ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक, और ये कितना आ गया? दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन XC माइनस 1 अपॉन XL। अब जरा इस सर्किट को पहले ध्यान से देखो। अरे देखो यहां तक ये डेरिवेशन समझ में आया कि नहीं आया? वी आर कनेक्टिंग देम इन पैरेलल, वी आर अप्लाइंग द कंसेप्ट ऑफ व्हाट? पैरेलल कॉम्बिनेशन, दैट टोटल करंट इज इक्वल टू सम ऑफ करंट passing through inductor and capacitor, and we know the value of IL and IC. How we know? Because we have learned pure inductive and capacitive circuit. When we are correcting EMF E equal to E naught sin omega t, we know in case of capacitor current lead by angle 90 degree, in case of inductor current lag by angle 90 degree. तो मैंने यहाँ लिखा E naught sin omega t,
तो यहाँ कितना आएगा, इस इंडक्टर के अगेंस्ट के लिए करंट कितना आएगा, दैट इज ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, और कैपेसिटर के लिए कितना आएगा, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। कितना आसान काम है, हम यहाँ तक पहुँच गए। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ, इफ XC इक्वल टू XL, तो बोलो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी कि नहीं? ओ बच्चा पार्टी बोलो यस और नो, दोनों बराबर कर दिए। इफ XC इक्वल टू XL और X इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी, और 1 अपॉन ओमेगा सी इक्वल टू ओमेगा एल, एक ही बात है कि नहीं? 1 अपॉन एक्स इक्वल टू XL, अगर ये दोनों बराबर है तो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन XL होगा, कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं? तो अगर ये दोनों बराबर है या 1 अपॉन ओमेगा सी XL इक्वल टू ओमेगा, ये आपस में बराबर है, इन दैट केस इफ दिस देन I मिनिमम दैट इज इक्वल टू जीरो। तो हमें करंट मिनिमम मिलेगा, और कितना मिलेगा मिनिमम करंट? जीरो मिलेगा। क्यों जीरो मिलेगा? रीजन, ये हमारा इक्वेशंस जो हमने यहां से ऑब्टेन की, इसमें ये फैक्टर अगर जीरो होगा तो ई नॉट कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाई जीरो, यू विल गेट जीरो करंट। अरे लॉजिक समझ में आ गया? तो करंट कैसा मिल गया? जीरो। अब मैं बोल रहा हूं देन आई मिनिमम इक्वल टू जीरो, मुझे करंट कैसा मिलेगा? मिनिमम मिलेगा। और जब मुझे करंट मिनिमम मिलेगा तो ध्यान से देखना, करंट मिनिमम मिलेगा, इसके बाद मैं लिखूंगा हियर वी गेट, हमें मिलेगा हियर वी गेट व्हेन ओमेगा एल इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, पूरे ड्राइव नहीं करूंगा, मुझे क्या मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, और फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। अरे एग्री करते हो कि नहीं? मैंने क्या कंडीशन लगाई, अगर XL इक्वल टू XC के बराबर है तो करंट जीरो आएगा, क्योंकि ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। अरे लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा लिख लो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन XL, इन दैट केस आई इक्वल टू जीरो, फर्क नहीं पड़ता। ये बराबर है तो करंट कैसा होगा? जीरो, क्योंकि ये पूरी वैल्यू जीरो हुई और मल्टीप्लाई बाई जीरो तो करंट जीरो, या ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा सी इक्वल टू ओमेगा एल। ठीक, आई मिनिमम इक्वल टू जीरो, और 1 अपॉन ओमेगा सी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा एल पे आपको क्या कंक्लूजन निकलेगा? आप बोलोगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, या ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, ये रिलेशन होता है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। तो आप बोलोगे सर ये वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जिस पर सर्किट में करंट नहीं जाएगा, करंट नहीं जाएगा तो बेटा पावर क्या हो जाएगी उसकी? जीरो, पावर जीरो हो जाएगी, आपको साउंड का आउटपुट सुनाई नहीं देगा। तो अगर आपकी रिकॉर्डिंग में कोई पर्टिकुलर स्क्रैच आ गया और आपने ये जज किया कि सर ये स्क्रैच इस फ्रीक्वेंसी का है, तो देखो जो ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5 जो हमारी रिकॉर्डिंग का हिस्सा थे, उसके अलावा एक अनवांटेड नॉइज जो ऐड हो गई थी, रिकॉर्ड हो गई थी ओमेगा 6, इन सबको उठा के मैंने किस में से पास किया? इन सबको उठा के मैंने, ध्यान से देखना, इस फिल्टर सर्किट में एंटर किया। सारे ओमेगा 1, ओमेगा 2 इसमें एंटर किया। जब एंटर किए तो यहाँ पर ओमेगा 1 से लेके 5 तक तो आपको आउटपुट मिलेगा, ओमेगा 6 को ये रोक देगा। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि यहाँ मैंने एल और सी की वैल्यू कैसी चूज की है? ऐसी चूज की है कि 1/2 पाई अंडर रूट एल सी की फ्रीक्वेंसी जो स्क्रैच था, जो अनवांटेड नॉइज थी, उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, उससे रेजोनेंस करती है। तो उसके लिए ये करंट पास नहीं करेगी, बाकी सबके लिए कुछ ना कुछ करंट होगा तो ये निकलेगी। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो बच्चे बोलते हैं सर बाकियों के लिए करंट क्यों होगा? तो मैं बोलूंगा बाकी के लिए करंट इसलिए होगा क्योंकि इस एलसी सर्किट में इस पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी को उसने ब्लॉक किया है। ठीक, लेकिन बाकी जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं उनके लिए एक्सएल और एक्ससी की दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी। क्लियर? तो ओमेगा एल और ओमेगा सी में जब अंतर होगा तो इसका डिफरेंस की कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी कि नहीं? अरे भाई हम पढ़ चुके हैं ना, ओमेगा इंक्रीज करते हैं तो एक्सएल बढ़ता है, एक्ससी कम होता है तो डिफरेंस बढ़ता है, या ओमेगा को कम करते हैं तब भी क्या होता है? ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी के बीच का डिफरेंस बढ़ता है, तब भी क्या होता है? रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। तो चूंकि अब इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को तो रोका, लेकिन बाकी फ्रीक्वेंसी पर ओमेगा एल एक्सएल इक्वल टू एक्ससी नहीं होगा। जैसे ओमेगा 2 आपके तबले की आवाज गई, उसके लिए एक्सएल माइनस एक्ससी इक्वल टू 0 नहीं है, तो इसका मतलब है उसमें कुछ ना कुछ करंट मिलेगा, क्योंकि इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। करंट मिलेगा तो वो आपको आउटपुट सुनाई देगा। सो दैट फिल्टर सर्किट वी आर यूजिंग टू रिजेक्ट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। तो बच्चे बोलते हैं सर इसका यूज क्या है? तो मैं बोलता हूँ इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट यूज ये भी है कि हमें अगर ऐसा लगता है कि वी हैव टू ब्लॉक दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वी हैव टू ब्लॉक द पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो हम उतने फिल्टर सर्किट लगा के, हमने इतने इंडक्टर कैपेसिटर का एक कॉम्बिनेशन लगा के यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देगा।
अब बच्चे बोलते सर एग्जाम्पल, तो मैंने बोला एक एग्जाम्पल मैं ऐसा देता हूँ। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बम को प्लान किया किसी शहर में और मैंने सोचा कि मैं उसको वहाँ रखूँगा और वहाँ से 100 मीटर दूर जाके रिमोट से उड़ा दूंगा। लोग करते रिमोट सेंसेशन वाले जो आपके बम होते हैं, ठीक। अब मुझे ये पता है कि चलो भाई आपने कहीं चौराहे पे रख के ये आपने बम ब्लास्ट कर दिया, वो एरिया हमारे लिए सिक्योरिटी पर्पज एरिया नहीं था। कैसे? इन द सेंस कि वो आम रास्ता था, लेकिन मुझे पता है कि जो हमारा प्रेसिडेंट्स हाउस है, राष्ट्रपति भवन है, हमारी जो सांसद है, ठीक है, और भी जो हमारे ऐसी जगह है जो जहाँ हाई सिक्योरिटी की ज़रूरत है, तो वहाँ पर हम ये रिजेक्टर्स लगा के रखेंगे, जिससे हम ये सोच रहे हैं कि अगर किसी ने गलती से वहाँ पे जाके अगर बम प्लांट किया है, उसकी प्लानिंग ये है क्योंकि वहाँ से बाहर निकल के मैं उसको ब्लास्ट करूँगा, मैं बच के निकल जाऊँगा, तो वो उसके जो रिमोट सेंसर से वो काम नहीं करेंगे। क्यों? वहाँ पे रिजेक्टर लगा हुआ है, और रिजेक्टर लगा हुआ है तो वो उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे करंट को नहीं जाने देगा। तो हमने कई बार, जैसे आप ऐसे समझ लो, आप बोलते ना सर वहाँ गए थे तो वहाँ मोबाइल के सिग्नल नहीं आ रहे थे, तो वहाँ मोबाइल के सिग्नल नहीं आने के पीछे कारण ये था कि टावर की रेंज नहीं थी। लेकिन अगर टावर की रेंज और आपको मोबाइल के नेटवर्क नहीं आए तो इसका मतलब समझना कि वहाँ पर हमने रिजेक्टर लगा रखा है, और वो रिजेक्टर क्या कर रहा है, उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे करंट जाने नहीं दे रहा है। तो आप जैसे ही उस रिजेक्टर की रेंज में गए तो आपके मोबाइल्स के सिग्नल आना बंद हो जाएंगे। लॉजिक समझ में आ गया बच्चा पार्टी? सो दैट इज कॉल्ड अवर रिजेक्टर। ठीक, लॉजिक समझ में आ गया ये कैसा है? तो इसका एक आप डायग्राम देख लो कैसा बनेगा, जो आखिरी पार्ट। क्लियर? नोट कर लिया बेटा सभी ने? ठीक, तो ये क्या करेगा बेटा, जब आप बहुत सारी फ्रीक्वेंसी एंटर करोगे तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ये क्या करेगा, जीरो करेगा। क्योंकि देखो फिर से समझ लो, XL और XC दैट इज ओमेगा L 1/ओमेगा C, इनके बीच का डिफरेंस बढ़ता जाएगा। ठीक, तो क्या होगा, अगर मैं बोलता हूं कि ओमेगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ये मैंने मान ली ओमेगा नॉट, तो अगर ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट है तो ओमेगा L ज्यादा होगा, ओमेगा C कम होगा। देखो ये वैल्यू बढ़ेगी, ये कम है। अगर मैं ऐसा बोलता हूं, ये पढ़ चुके हैं हम, ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, तो अभी इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बढ़ेगा। ठीक, और अगर मैं बोलता हूं कि ओमेगा इज लेस देन ओमेगा नॉट है, तब भी फर्क नहीं पड़ता। अगर ये छोटा है तो ये वैल्यू छोटी होगी, तो ये बढ़ेगी XC, और XL कम होगा, फिर भी इनके बीच का डिफरेंस इंक्रीज होगा। इसका मतलब है हर एक केस में ये वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। क्लियर? तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि जैसे जैसे हम ये बात करते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस ज़्यादा है, यहाँ पर मैंने ले लिया ये ओमेगा और यहाँ पर मैंने ले लिया करंट, तो अगर चलो इसको मैंने नाम दे दिया ओमेगा नॉट, ये ओमेगा और करंट के बीच के हम ग्राफ की बात कर रहे हैं, ये मैंने नाम दे दिया ओमेगा नॉट। चलो ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5, ओमेगा 2 एंड ओमेगा 1। ठीक, चलो ये ओमेगा 3 दैट इज ओमेगा 4, चलो इतने ले लिए, काफ़ी है, 1 2 3 4 5। तो आप क्या देखोगे, ये फ्रीक्वेंसी वो है जिस पर करंट आउटपुट जीरो है। उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे तो करंट बढ़ता जाएगा, और उससे कम फ्रीक्वेंसी आप लेते जाओगे तब भी करंट बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर तो आपको करंट मिलेगा जीरो, और बाकी केस में आपको करंट कैसा मिलेगा, इंक्रीज होके। तो जो हमारा सीरीज RLC सर्किट का ग्राफ है उसका जस्ट उल्टा ग्राफ इसका बनेगा। ड्रॉ कर लीजिए ग्राफ। तो बेटा कई बार ये ग्राफ पूछा जाता है, करंट पूछा जाता है, किसका ग्राफ है? सो दैट इज रेजोनेंस सर्किट, बट इट इज पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। क्लियर? और अगर यही ग्राफ ऐसा बनता जो मैंने इससे पहले बनाया था, सो दैट इज अबाउट सीरीज RLC सर्किट। नोट कर लीजिए।